हेलो दोस्तों। नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की हमारी क्लास वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर पर होगी। यहाँ पे आप कंप्लीट इस चैप्टर से जुड़े हुए सारी प्रश्नोत्तर को करेंगे। और यहाँ पे जो भी प्रश्न रखे गए हैं ना वो अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के यहाँ पे चर्चा होगी। क्योंकि यहाँ पे सारे प्रश्न अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं से लिए गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यहाँ तक कि यूपीएससी के जो प्रश्न है उसको भी रखा गया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। लाइफ में जो हिस्ट्री को लेकर के आप लोग के साथ प्रॉब्लम होती है ना, वो डर आपकी आज खत्म हो जाएगी। और हाँ, यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स यहाँ पे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाने वाला हूँ। ताकि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे तो यहाँ से आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। हिस्ट्री का सारा टॉपिक, चाहे आपका एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, एमसीक्यू, थ्योरी, कंसेप्ट, सब कुछ यहाँ पे कराया जाएगा। और हमारे प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपने कई प्रकार के क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है, उसको आप विजिट करके देख लेना। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जैसे कि हमने ना इस सबसे पहले वैदिक काल को पढ़ा चुके हैं, जहाँ पे हम लोग इस टॉपिक में इसके जितने भी कंसेप्ट बन सकते थे, इसके थ्योरी बेस्ड जितने भी टॉपिक थे, हमने सारी चीज़ को कवर किया हुआ है। इसके बाद फिर हमने आज की क्लास में क्या किया हुआ है, इससे जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उसको चर्चा करने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पिछले क्लास को जिन्होंने नहीं देखा उसको जरूर देख लेना। और हाँ, चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आया हुआ था कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नई संस्कृति प्रकाश में आई उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसका नाम था वैदिक संस्कृति। और ये 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच होता है। मैं बता दूं कि इसमें भी दो कैटेगरी होती है वैदिक संस्कृति में, एक ऋग वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक जो होता है वो 1500 से 1000 तक रहता है, और उत्तर वैदिक आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। ये सभ्यता ग्रामीण थी या फिर नगरीय। तो सही इसका जवाब है कि ग्रामीण, क्योंकि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और इसके बाद जो सभ्यता आई हमारी वैदिक सभ्यता वो ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न है कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन तीनों को सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य कहे जाते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद नामक चार वेदों को क्या कहा जाता है। तो इन चार वेदों को वैदिक संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की रचना गृहसमत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ ने की। तो तीसरी मंडल में वर्णित जो गायत्री मंत्र है, इसकी रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता का नाम था विश्वामित्र। दोस्तों, मैं यहाँ पे जो भी प्रश्न करवा रहा हूँ ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट को आप लोग लास्ट तक देखोगे तो खुद आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना यार, बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाली है। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, जो कि 1028 सूक्त हैं, उसमें ये मंत्रों में विभक्त है। मतलब ये कि आर्यों के बारे में अगर जानना हो तो सबसे प्रारंभिक मुख्य स्रोत हमारे पास ऋग्वेद है, जिसमें कुल 10 मंडल है और इसे 1028 मंत्रों में विभाजित किया गया है। इनमें दो मंडल बाद में जोड़े गए थे। तो कौन थे? तो प्रथम मंडल और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मानव जाति का प्रथम ग्रंथ किसको कहा जाता है। तो ऋग्वेद को मानव जाति का पहला ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के मूल लिपि क्या थी। इसका सही जवाब है ब्राह्मणी। अगला प्रश्न आता है कि ऐत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है, लगभग 1700 ईसा पूर्व में रचित प्रथम तीन वेदों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो इसको संयुक्त रूप से वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। आप कभी भी देखना, हम खुद भी एक्सपीरियंस किया यार, एसएससी के एग्जाम लिखने गए थे वहां पर भी आया हुआ था, सीएसआईआर का एग्जाम लिखने गए थे वहां पे सेम क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये दोस्तों, वीडियो को ना आप अच्छी तरीके से जितने भी कंटेंट आपको मिल रही है उसको ध्यान से सुनना और पढ़ के याद रखना। आठवीं मंडल के रचनाकार किन दो वंशों से संबंधित थे जो अनार्य माने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा कण्व वंश और अंगिरस वंश। अगला है, स्त्रियों ने भी वैदिक ऋचाओं की रचना की, इनमें से प्रमुख रचनाकार का नाम क्या था। इसका सही जवाब है लोपामुद्रा।
अगला प्रश्न है, द्वितीय से सप्तम मंडल के मंत्र अधिकांशतः ऋषियों के एक ही परिवार के द्वारा रचे गए, इसलिए इन मंडलों को क्या कहा जाता है? तो इस मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का नया मॉडल किस देवता को समर्पित है? इसका सही जवाब है सोम देवता को। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर मैक्स मुलर के मुताबिक आर्यों का मूल निवास कहाँ था? इसका सही जवाब है मध्य एशिया में। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना जाता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन कई बार हुआ है, जबकि गंगा नदी का एक बार, तो यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। तो आप ये बताइए कि सरस्वती नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? नदी तमा। सरस्वती नदी को नदी तमा की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, आर्य निवास स्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सप्त सैंधव का प्रयोग किया गया है। सप्त सैंधव, सप्त का मतलब होता है 7, सैंधव मतलब सिंधु नदी के आसपास। तो 7 कौन कौन सा नदियां थी? तो पहला तो खुद सिंधु है, उसके अलावा झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास और एक आपकी थी सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों की परिशिष्ट को क्या कहा गया है? इसका सही जवाब है इसे खील कहा गया है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की किस ईरानी ग्रंथ के साथ समानता पाई जाती है? तो हमारी जो ऋग्वेद है भारत की, उसकी ईरानी ग्रंथ एक है जेंद अविस्ता, उसके साथ क्या मिलती है? समानता दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सामवेद में 1603 या फिर 1810 में 10 गे ऋचाएं हैं। सामवेद में कितना? 1603 और कई जगह पे 1810 भी कहा गया है। ये कौन से ऋचा है? गे ऋचा है, जिनमें से मूल ऋचाओं की संख्या मात्र 99 है, जबकि शेष को ऋग्वेद से लिया गया है। तो इन ऋचाओं का गायन किस यज्ञ के अवसर पर किया जाता था? तो इसका सही जवाब है सोम यज्ञ के अवसर पर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई मानी जाती है? तो सामवेद से मानी जाती है कि भारतीय जो संगीत है उसकी उत्पत्ति सामवेद से हुई है। नेक्स्ट है, यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है जो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है। इस वेद में यज्ञों के नियमों का वर्णन है। इस वेद के पुरोहित को क्या कहते थे? तो उस समय इसको अर्धवर्यु कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस वेद में सर्वप्रथम राजसूय व वाजपेय यज्ञों का वर्णन मिलता है? तो यजुर्वेद में राजसूय और वाजपेय यज्ञों का हमें वर्णन मिलती है। किस वेद में शैतान तथा बीमारियों को दूर करने वाले मंत्रों, मित्रों नहीं मंत्र होता, मंत्रों का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पे मंत्र होना चाहिए। ठीक है। अंतिम वेद अथर्ववेद की रचना अथर्वण तथा अंगिरस ऋषियों के द्वारा की गई थी, इसलिए इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है अथर्वंगिरस। अथर्व, यार प्रोनाउंसिएशन अथर्वंगिरस के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद की 2 अन्य शाखाएं पिप्लाद व शौनक हैं। इसके किस सूक्त के द्वारा राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम हुई? तो इसका सही जवाब है भूमि सूक्त के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस साहित्य में वेदों के सूक्त की व्याख्या और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है? इसका सही जवाब है ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, आरण्यक में दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का उल्लेख मिलता है। इस साहित्य में किस तरह के गुणों पर बल दिया गया था? तो नैतिक गुणों पर अधिक बल दिया गया था। उपनिषदों की रचना किस भाषा में की गई है? सिंपल क्वेश्चन है, साहित्यक संस्कृत में इसका क्या किया गया है? रचा गया है। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म का विचार सबसे पहले किस उपनिषद में लिखा गया था या फिर आप मिलता है हमें? तो इसका है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में हमें पुनर्जन्म का विचार देखने को मिलता है। भारतीय शासन के प्रत्येक शब्द सत्यमेव जयंती किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयंती को लिया गया है। वेदांग कुल संख्या में 6 हैं। कौन कौन? धनुर्वेद जिसका मतलब होता है युद्ध कला, गंधर्व वेद जिसका मतलब होता है संगीत, शिल्प वेद जिसका मतलब होता है स्थापत्य, आयुर्वेद जिसका मतलब होता है जीव विज्ञान। ये क्या है? तो ये 6 क्या है? उपवेद हैं। ये क्या है? उपवेद। अगला प्रश्न है, स्मृतियां वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है, इनको किस नाम से भी जाना जाता है?
तो इसे ना धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रथम स्मृति है। इसका लेखन किस काल में किया गया? तो शुंग काल में किया गया, और ये शुंग काल लगभग कौन सी शताब्दी का था? तो द्वितीय सदी ईसा पूर्व का था। अगला प्रश्न है कि आर्यों के बारे में प्राचीनतम पुरातत्व साक्ष्य बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होता है। इनमें 1400 ईसा पूर्व में किन दो शासकों के बीच शांति समझौता का उल्लेख है? तो हित्ती तथा मैतेनी के बीच। धूसर मृदभांड संस्कृति का रचयिता किसको माना जाता है? इसका सही जवाब है आर्यों को। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था, और कृषि का स्थान उस समय क्या था? गौण था, मतलब नाक के बराबर। उनके पुरुष प्रधान समाज में किस पशु का सबसे अधिक महत्व था? तो घोड़ों का अत्यधिक महत्व दिया गया था। आरंभिक आर्यों का निवास भारत के पंजाब व हरियाणा के अलावा किन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे और थी? तो पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में भी ये फैला हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नदी के निकट ऋग वैदिक सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? तो सरस्वती नदी के निकट बहुत ज्यादा क्या हुई थी? फैली हुई थी, उसी के आसपास ज्यादा थी। अगला प्रश्न है कि आर्य लोग तांबा कहाँ के खानों से प्राप्त करते थे? तो राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है आर्य लोग जहां सबसे पहले बसे उस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत आने पर आर्यों का दास व दस्यु नामक स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष हुआ। ऋग्वेद में इनमें से किनकी हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है? तो दस्यु का। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता को पुरंदर कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। इस देवता का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या था? तो इंद्र नाम था। पुरंदर जो है वो इंद्र का ही दूसरा नाम था। वह ऋग्वैदिक देवता कौन है जिनको ऋतु अथवा सृजनात्मक आदेश का समर्थक माना जाता है? तो वरुण देवता को माना जाता है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही जवाब है पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? इसका सही जवाब है संस्कृत भाषा का प्रयोग अत्यधिक किया करते थे। अगला प्रश्न है आर्यों के 5 कबीलों कौन कौन? पहला अन्नु, दर्यु, पुरु, यदु, तुर्वस, इनको क्या कहा जाता था? तो इन पांचों को पंचजन की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है भारत और ऋत्सु आर्यों के शासक वंश थे, उनके पुरोहित कौन थे? तो भरत होगा, यहाँ पे भारत नहीं, भरत और ऋत्सु आर्यों के शासक वंश थे। तो इनके पुरोहित कौन थे? तो वशिष्ठ इनके क्या थे? पुरोहित थे। अगला प्रश्न है भरत राजवंश और 10 राजाओं, इसमें 5 आर्य व 5 अनार्य थे, इनके बीच हुए लड़ाइयों को किस नाम से जाना जाता है? तो भरत राजवंश और 10 राजाओं के बीच हुए युद्ध को दशराग्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है परुशनी की नदी को लेकर के। परुशनी जिसे रावी नदी को ही परुशनी की नदी बोला गया है। तो परुशनी नदी के तट पर हुए दशराग्य युद्ध में भरत के राजा सुदास को जीत हुई। प्रतिद्वंदी के राजा कौन थे? मतलब इनके अपोनेंट्स कौन थे? तो पुरु थे। कौन थे? पुरु। अगला प्रश्न है ग्राम, विश, जन आर्यों के कबीलाई समाज की एक उच्चतर इकाई थी। कई गांवों को मिलाकर के उपरोक्त में से कौन सी इकाई बनाई गई थी? इसका सही जवाब है विश बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? विश। दोस्तों ये कंटेंट आपको अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। भविष्य में आपको ना हिस्ट्री को लेकर के जो डर है वो सारे डर मैं खत्म करने वाला हूँ। तो मैं बता दूं कि हिस्ट्री में सारे टॉपिक आपकी एक एक टॉपिक कवर करवाया जाएगी कंपटीशन को लेकर के, चाहे आप किसी प्रकार के कंपटीशन का तैयारी क्यों ना कर रहे हो। थ्योरी, कंसेप्ट, एमसीक्यू, हर चीज यहाँ पे कवर होंगी। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, और दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है। अगला प्रश्न है ग्राम का प्रधान ग्रामीण और विश का प्रधान विशपति कहलाता था। कई विश से मिलकर बने एक जन का प्रधान कौन होता था? इसका सही जवाब है राजा हुआ करता था। ऋग्वेद में जन, यहाँ पे जन होगा, जान नहीं, ठीक है। ऋग्वेद में जन शब्द कितना बार उल्लेखित है? तो 275 बार। सभा, समिति, विदध एवं गण आर्यों की कबीलाई परिषद थी। इनमें से विदध
आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इनमें से किन परिषदों में महिलाओं भी भाग लिया करते थे? तो सभा और विदध में क्या होते थे? महिलाएं भी भाग लिया करती थी। आगे प्रश्न है, समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधि सभा हुआ करती थी, जिसके पास राजा की नियुक्ति, पदच्युति व उस पर नियंत्रण का अधिकार था। समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है ईशान कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गुप्तचरों को स्पश, याद रखना स्पष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? अस्पष्ट। ठीक है। वैदिक काल में गुप्तचरों को अस्पष्ट की संज्ञा दी गई है। न्यायाधीशों को किस नाम से जाना गया है? तो न्यायाधीशों को प्रश्न विनायक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कुल यानी कि परिवार, ये सबसे छोटी, जिसे मौलिक भी कहा गया, ये इकाई थी। ठीक है। कुल सबसे छोटी इकाई थी, तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? तो सबसे बड़ी इकाई जन थी, जिसे कबीला कहा गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में कौन सी शासन पद्धति प्रचलित थी, जिसके तहत कभी कभी शासक का चुनाव भी होता था? तो वैदिक काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था लागू था। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में राजा का मुख्य कर्तव्य मवेशियों की रक्षा करना, कबीलों की रक्षा के लिए युद्ध करना तथा धन धान्य के लिए कबीलों की ओर से प्रार्थना करना था। इसके बदले में प्रजा जो हुआ करते थे वो राजा को क्या देते थे? तो प्रजा जो थे वो बलि दिया करते थे, जो कि एक प्रकार का स्वैच्छिक कर हुआ करता था, ये टैक्स। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 59। वेदों में राजा का चुनाव करने की वजह से किन दो जनसभाओं को प्रजापति की दो दुहितियां अर्थात पुत्रियां कहा गया है? तो सभा व समिति को कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 60, कि वैदिक काल में ही गोत्र की परंपरा प्रारंभ हुई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है द्विज कहा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया है। ठीक है। अगला है कि वैदिक काल के लोगों को जौ, गेहूं और चावल जैसी फसलों का ज्ञान था। तो क्या बताइए कि तंबाकू का उनके पास कोई जानकारी था? इसका सही जवाब है नहीं, उनके पास तंबाकू का कोई जानकारी नहीं था। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का जौ, चावल व गेहूं प्रमुख भोजन था। अगला प्रश्न आता है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु का आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम अगर कोई पूछे तो सही जवाब है कि ब्रह्मचर्य सबसे पहले, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। ठीक है। आगे है कि कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार, जिसका मतलब होता है मुखिया, इनके चुनाव में शामिल होती थी? तो ये सही जवाब है समिति शामिल होती थी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन सा एक प्रेम विवाह था? तो प्रेम विवाह गंधर्व विवाह को कहा गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में क्या विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी? इसका सही जवाब है जी हाँ, वैदिक युग में विधवाएं विवाह कर सकती थी। अगला प्रश्न है कि किस काल में जनता मुख्यतः बलि व कर्मकांड में विश्वास करते थे? तो ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास किया करते थे। कुछ यहाँ पे हमने ना अपना क्वेश्चन लिया हुआ है बुक से भी, जैसे कि आर्य समाज में नारी का पर्याप्त सम्मान होता था। यह समाज किस वर्ग का था? तो पितृसत्तात्मक वर्ग का था। किस मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जिसमें शूद्र शब्द का भी प्रथम बार उल्लेख है? तो दांसवा मंडल में शूद्र शब्द का जो है पहली बार उल्लेख मिलता है हमें। वैदिक काल में जब कोई स्त्री विधवा हो जाती थी, इसके बावजूद उसे संतानोत्पत्ति का अधिकार होता था, मतलब देवर के साथ सहवास करने की अनुमति थी उनके पास और उनके माध्यम से वो बच्चा को जन्म दे सकते थे। तो इस प्रथा को क्या कहा गया है? इस प्रथा को नियोग प्रथा कहा गया है। मतलब किसी व्यक्ति का अगर पति का मृत्यु हो जाए तो वो अपने देवर के साथ रह के अपने बच्चों को, अपने मतलब संतान का उत्पत्ति कर सकती थी, और इसे हम नियोग प्रथा के नाम से जानते हैं। अगला है, स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने एवं संपत्ति विषयक अधिकार नहीं प्राप्त है। ऋग्वैदिक में अगर देखा जाए तो स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने एवं संपत्ति विषयक पर अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो क्या इस काल में पर्दा प्रथा का उल्लेख मिलता है? सही जवाब है वैदिक काल में कोई भी पर्दा प्रथा हमें देखने को नहीं मिलता है। संयुक्त परिवार की प्रथा थी, उसमें लोग ज्वाइंट फैमिली के रूप में रहा करते थे।
पुत्र ही पैतृक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। भूमि पर निजी अधिकार भी होता था या फिर सामूहिक अधिकार, आप वो बताइए। तो भूमि पर जो था वो सामूहिक अधिकार हुआ करता था। अगला प्रश्न है, कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख चतुर्थ मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में किस एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है? तो यव का उल्लेख बार बार मिलता है ऋग्वेद में। वैदिक कालीन आर्य मुख्य रूप से पशुचारण, कृषि, व्यापार, उद्योग में से क्या करते थे? तो पशुचारण पे वो ज्यादा ध्यान दिया करते थे, पशुओं को चराने पे और उनसे दूध वगैरह प्राप्त करने की। अगला प्रश्न है, गाय, बैल, बकरी, भेड़ तथा घोड़ा आर्यों के मुख्य पशु थे। दोबारा बता रहा हूँ, क्या क्या? गाय हो गया आपका, बैल हो गया, बकरी, भेड़ तथा घोड़ा आर्यों के मुख्य पशु थे। इनमें से किसका इस्तेमाल मुद्रा यानी कि धन के पर्याप्त प्राप्त के लिए किया जाता था? धन के पर्याय जिसे मुद्रा कहा गया है, इसके लिए गाय का प्रयोग किया जाता था। किसका किया जाता था? तो गायों का। अगला प्रश्न है, गविष्टि का शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज करना। तो गविष्टि शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गविष्टि शब्द को युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगला है, किस ग्रंथ में कृषि से जुड़े विभिन्न शब्दों और नियमों का उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला प्रश्न है, निष्क, शतमान, रजत, रुपया, स्वर्ण और चांदी की इकाइयां थी। कौन कौन? तो निष्क, शतमान, रजत, रुपया, ये जो थी वो स्वर्ण और चांदी की इकाइयां थी, जिसका प्रयोग किस रूप में होता था? तो मुद्रा के रूप में हुआ करता था। वैदिक समाज में पिता को पुत्र को दान देने या फिर बेचने का भी अधिकार प्राप्त था। वैदिक समाज में यदि पिता चाहता तो अपने बेटा को किसी को दान दे सकता था या अपने बेटा को किसी के पास बेच भी सकता था। यह कथन सही है या गलत? तो बिल्कुल सही है ये कथन, बेचा जा सकता था। ठीक है। वैदिक समाज में परिवार में पिता, माता, गुरु, बड़ों व अतिथि का सत्कार करना 5 धार्मिक कर्तव्य माने जाते थे। इनको क्या कहा जाता था? तो इसे पंच महायज्ञ की संज्ञा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में जाति का निर्धारण जन्म से होता था या फिर कर्म से? तो जाति का निर्धारण ऋग्वैदिक काल में कर्म से हुआ करता था। प्रारंभिक वैदिक समाज योद्धा, पुरोहित व सामान्य जन में विभाजित था। बाद में इसमें किस चौथे वर्ण का उदय हुआ? तो शूद्र वर्ग का क्या होता है? उदय हो जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना भौतिक सुख जैसे पशु, भूमि, पुत्र के लिए की जाती थी या फिर आध्यात्मिक सुख के लिए? तो प्रार्थना जो है वो भौतिक सुखों के लिए की जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न आती है हमारे पास कि सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ एवं उपनिषदों की रचना किस काल में हुई? तो इनकी रचना जो है वो उत्तर वैदिक काल में किया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न आती है प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 में क्या कहा गया कि उत्तर वैदिक काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर के कहाँ हो गया था? तो कुरुक्षेत्र हो गया था। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में त्रुवश, विक्री, यहाँ पे होगा उत्तर वैदिक काल में त्रुवस व क्रीवी मिलकर के कौन सा राज्य बनाए थे? तो पंचाल। ठीक है। त्रुवस और क्रीवी ने मिलकर के पंचाल राज्य का क्या क्या था? स्थापना किया था। इस वेद में मगध के लोगों का व्रत्या कहा गया है। व्रत्या कहा गया अथर्ववेद में। मगध के जो लोग थे उन्हें व्रत्या की संज्ञा दी गई है अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक काल में कई कबीले मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करते थे। इसे किस नाम से जाना जाता था? तो जनपद के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में राज्य के विस्तार और राजा की शक्ति में भी वृद्धि के लिए कई प्रकार के कर्मकांड, यज्ञ किए जाते थे। इनमें 3 प्रमुख कौन कौन थे? तो राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी जो थे वो प्रमुख थे। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से 3 प्रमुख थे? तो राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारी को रत्नी कहा गया। क्या कहा गया? रत्नी। किस वेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है? तो सभा को नरिष्ठा शब्द अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अथर्ववेद में किसको मृत्युलोक का देवता कहा गया है? तो परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में रथ सेवा के नायक को शूद्र, गांव के मुखिया को ग्रामणी और कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहा गया है।
भागदूत किसको कहा जाता था? तो भागदूत जो है उत्तर वैदिक काल में वित्त मंत्री को कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उपनिषद को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। इनकी संख्या 108 है। तो बताइए कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है पास बैठना। प्रश्न नंबर 95 है कि प्रस्थान त्रयी में कौन से 3 ग्रंथ सम्मिलित हैं? तो प्रस्थान त्रयी में भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये 3 ग्रंथ क्या हैं? जुड़े हुए हैं उसमें। किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है? तो शतपथ ब्राह्मण में हमें पुरुष मेध का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? तो ये जो है वो पुराणों के संकेतक हैं। अगला है कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो शक्त धर्म से। ठीक है। अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती थी? तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त किया जा सकता था। और आज का अंतिम प्रश्न है कि वह कर्म सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। तो किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो मीमांसा का ही मत है वो। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और ये सारे क्वेश्चन अलग-अलग प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने वीडियो को अंतिम तक देखा है, तो आज जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले एक बार और देख लेना। लाइफ में कभी भी हिस्ट्री को लेकर के खास करके अगर कोई टॉपिक को लेकर के स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और डर आपका पक्का खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से ना हम पिछले क्लास में हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए 145 टॉप क्वेश्चन को वहां पे लिया हुआ है। आप वो भी देख लेना और आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, जिससे आपका हिस्ट्री का जो कंप्लीट बेस है वो मजबूत हो जाए और कभी भी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप बैठो तो आपका एक्यूरेसी 100 आउट ऑफ 100 का रहे। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में बताना और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आपको थैंक यू।